Hello everyone. Let's try with that deadlock question. So this is the question given and try to simplify this question. तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि there are n process 6 tape and each process require 3 tape, then find the maximum value for n so that deadlock free execution मतलब डेडलॉक फ्री एग्जीक्यूशन हमें चाहिए और इसमें प्रोसेस बताया गया है n. देर आर n नंबर ऑफ प्रोसेस, n process. Okay, and there are 6 tape drives, so resources are 6 tape, and each process require 3 tapes. मतलब एग्जीक्यूशन में जाने के लिए अपने पास कितने टेप होने चाहिए? 3 टेप होने चाहिए. 3 tape required for the execution. Okay, don't worry, I have done in different way. मैंने स्टार्ट कर दी है ऐसे वाली, so don't worry. रिकॉर्डिंग हो रही है, not a problem. Okay, 2 process. कितना कितना बताया है? Let me check. Dipti saying it is 4. Bhumi saying 2. Dipti saying 4. Okay. Can we satisfy the 4 process? देखना पड़ेगा. We'll have to check. ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं. देखिए, देर आर एन प्रोसेस. मान लीजिए एक कैंडिडेट ने बोला था, दीप्ति ने आई थिंक, तो 4 बोला था कि 4 प्रोसेस को सेटिस्फाई कर सकते हैं डेडलॉक फ्री. लेट्स सी. So there are 4 process P1, P2, P3 and P4. These are the 4 processes. तो 4 प्रोसेसेस में मान लीजिए कि फर्स्ट राउंड में इन्होंने क्या कर लिया, एक एक रिसोर्सेज को उठा लिया. राइट, एक एक रिसोर्स को उठा लिया. सेकेंड राउंड में क्या किया, फिर से 2 रिसोर्स इसने उठा लिए. टोटल कितने टेप है मेरे पास? 6 टेप है. ये तो सारे कंज्यूम हो गए और 3 टेप चाहिए ना. सो विल हैव टू चेक फॉर द ईच एंड एवरी सिचुएशन. राइट ना? हाँ, हमें हर एक सिचुएशन के बारे में चेक करना पड़ेगा कि किसी भी सिचुएशन में डेडलॉक नहीं आना चाहिए. इस सिचुएशन में क्या आ गया? डेडलॉक आ गया है यहाँ पे. राइट, देयर इज अ डेडलॉक. हमें डेडलॉक नहीं चाहिए. व्हाट अबाउट नेक्स्ट? मान लीजिए कि 3 प्रोसेस है मेरे पास, P1, P2, P3. क्योंकि 4 को तो सेटिस्फाई नहीं कर सकते, 3 के लिए चेक करते हैं. P1, P2, P3. फर्स्ट राउंड में एक एक प्रोसेस इनको मिल गई. सेकेंड राउंड में एक एक प्रोसेस फिर से मिल गई. अब मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं है जो कि इनको एग्जीक्यूट करा पाए. ठीक है, तो और मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं है जो इसको एग्जीक्यूट करा पाए, क्योंकि एग्जीक्यूशन में जाने के लिए मुझे 3 टेप्स की रिक्वायरमेंट आएगी. राइट, बट 3 टेप्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है. तो क्या कह सकते हैं कि 3 को भी हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते. व्हाट अबाउट 2? सो P1 एंड P2, हियर इट इज 1 1 फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में 1 1 और थर्ड राउंड में भी 1 1. इसके पास 3 रिसोर्स हैं, ये एग्जीक्यूट कर जाएगा. इसके पास भी 3 रिसोर्स है, ये एग्जीक्यूट कर जाएगा. तो फाइनली कह सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू फॉर n इज 2. फॉर n दैट इज इक्वल टू 2. 2 रहेगी. ओके, चलो मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ. Any situation 3 process will execute, always execute. No, in this situation 3 process are not executing. 3 में भी डेडलॉक आएगा डेफिनेटली भूमि. यस, 3 में डेडलॉक आएगा. इन 4 प्रोसेस सम केसेस जो डेडलॉक इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है सर, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर दो तो
हाँ, बट हमें क्या करना है, किसी भी केस में डेडलॉक नहीं आना चाहिए, वो चेक करना पड़ेगा ना। तो मैंने इनका एग्जांपल दे दिया है, राइट। तो मैंने वही एग्जांपल दिया था कि तीन प्रोसेस में अगर ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि पहले फर्स्ट इनको क्या कर दिया, एक एक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और सेकंड राउंड में फिर से क्या कर दिया, एक एक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो प्रॉब्लम आ जाएगी, अब एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी ये, राइट ना। तो तीन को भी सेटिस्फाई नहीं करा सकते, राइट। तो फाइनली क्या करा सकते हैं, दो को सेटिस्फाई करा सकते हैं, टू इज द राइट आंसर। ओके, सो इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, all cases must be satisfied. ओके, आजकल वीडियो दिखाई देती होगी आप लोगों को जूम पे, अगर मैं थोड़ा सा हैंडसम सा लग रहा हूँ तो थोड़ी तारीफ कर दिया करो। हाँ, क्या P1 के पास तीन रिसोर्स हो सकते हैं? यस, देखो, हमें क्या करना है, ईच एंड एवरी सिचुएशन को समझना है। आपको क्या करना है, नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से करना है, जैसे कि P1 P2 P3, राइट। तो हर एक को क्या करना है, वन वन डिस्ट्रीब्यूट करना है। फर्स्ट राउंड में क्या करना है, सबको वन वन दे देंगे, तभी पता चलेगा डेडलॉक आएगा या नहीं। फर्स्ट राउंड में वन वन दे देंगे, सेकंड राउंड में भी फिर से क्या कर दिया हमने, वन वन दे दिया इनको। तो अब क्या हुआ, छह रिसोर्सेज थे, सारे के सारे कंज्यूम हो गए। क्या एग्जीक्यूट कर पाएंगे अब एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डेडलॉक रहेगा। गॉट इट? कंफ्यूज होना ही नहीं है, वन वन, फर्स्ट राउंड में वन वन डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सेकंड राउंड में फिर से वन वन डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बस। इस टाइप से ही सॉल्व करना है। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट। ओके, ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन। There are three processes, P1, P2, P3, and their peak demand is 5, 9, and 13 resources. Then find the minimum number of resources required for deadlock free execution. डेडलॉक फ्री एग्जीक्यूशन के लिए मिनिमम कितने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट आएगी, ये फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी दैट इज 23, ऑप्शन सी 24, एंड ऑप्शन डी दैट इज 25। यस, ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन। Okay, from Bhumi it is 25. Okay, yes, what about others? Okay, it is 25. Okay, let's see how it is 25. हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें क्या दे रखा था कि देर आर थ्री प्रोसेस, P1, P2 and P3, and their requirement for the resource is two resources, राइट। हर एक को कितना चाहिए था, दो दो रिसोर्स चाहिए था, और हमने पूछा था कि मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर डेडलॉक फ्री एग्जीक्यूशन।
तो हमने क्या किया था, पहले एक एक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था उसको, और फिर एक एक्स्ट्रा रख लिया था ताकि वो क्या करे, बाकी को एग्जीक्यूट करा दे। राइट, ऐसा किया था हमने। तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक लगेगा कि P1, P2, P3, right? P1, P2, P3, these are the three process and their demand is 5, 9 and 13 resources, right? तो 5 resources का मतलब क्या हुआ कि इसको हमें 5 नहीं देने हैं बल्कि एक कम करके देना है इसको, right? So we'll provide 4, and what about this one lesser than this, और इसमें से भी एक लेस करके देना है 12, और एक अपने को क्या करना है, एक्स्ट्रा रख लेना है। एक्स्ट्रा रखेंगे तो वो क्या करेगा, बाकी सबको एग्जीक्यूट करा देगा। तो फाइनली फाइनली मेरे पास कितने रिसोर्सेज बनेंगे, देर इज 4, 8 plus 4, 12 plus 1, right? So it is 12 plus 1, that is 12 plus 12, that is 24, and then 1, 25. So 25 resources are minimum resource which required for the deadlock free execution। ठीक है, deadlock free execution के लिए कम से कम अपने पास 25 रिसोर्स होने चाहिए, अगर उससे कम हुआ तो there will be the deadlock। okay, so is it clear to all? कंफर्म कीजिए एक बार। ओके फाइन, ठीक है। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये प्रॉब्लम्स ओवर हो गई है। नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेडलॉक। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेडलॉक? So in concept of deadlock, we'll discuss about the deadlock characteristics, and then we'll discuss about the deadlock prevention, and then deadlock avoidance, and then deadlock detection, and then deadlock recovery, how to recover, right? So we'll discuss about all these things. Now let's see the next thing. Next is the deadlock characteristics. What are the deadlock characteristics? So first one is mutual exclusion। तो पहला क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है, देयर शुड बी वन टू वन रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोसेस एंड रिसोर्स, राइट? देयर शुड बी वन टू वन रिलेशनशिप बिटवीन रिसोर्स एंड द प्रोसेस। तो प्रोसेस और रिसोर्स में क्या होनी चाहिए, वन टू वन रिलेशनशिप होनी चाहिए। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कह रहा है कि शेयरिंग नहीं होनी चाहिए, राइट? तो ये क्या कह रहा है, देयर शुड नॉट बी द शेयरिंग, नो शेयरिंग, राइट? दैट पर्सन शुड बी द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फॉर दैट, राइट? वहां पे शेयरिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये होगा म्यूचुअल एक्सक्लूजन। नेक्स्ट इज होल्ड एंड वेट। नेक्स्ट इज द होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट का मतलब क्या हुआ कि कोई रिसोर्स R1 है, ये एलोकेट कर दिया गया है P1 को, राइट? तो इसने क्या कर दिया, इसको होल्ड कर लिया। नाउ इट इज फर्दर रिक्वेस्टिंग फॉर रिसोर्स R2। R2 के लिए फर्दर रिक्वेस्ट कर रहा है, और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, राइट? तो यहाँ पे होल्ड कर लिया, यहाँ पे वेट कर रहा है, right? And further it is requesting for further it is allocated to P2, right? But here it is a hold and a wait, right? So there is a condition hold and wait in this case। ठीक है, तो इस केस में क्या रहेगी, होल्ड एंड वेट कंडीशन रहेगी। यहाँ पे इसने क्या कर लिया, इसको होल्ड कर लिया, और यहाँ पे क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। दिस इज नोन एज होल्ड एंड वेट कंडीशन। ठीक है, तो ये रहेगी होल्ड एंड वेट कंडीशन। एंड व्हाट अबाउट नेक्स्ट? तो ये हमने कर लिया, नेक्स्ट होल्ड एंड वेट कर लिया। नेक्स्ट इज द नो प्रियम्पशन। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है कि प्रियम्प्ट नहीं करना है, राइट? सो वी कैन नॉट प्रियम्प्ट फोर्सफुली। फोर्सफुली क्या नहीं कर सकते, प्रियम्प्ट नहीं कर सकते, राइट? सो वी कैन नॉट प्रियम्प्ट फोर्सफुली। तो होल्ड एंड वेट फिर से बताना है, ओके। देखिए यहाँ पे ये रिसोर्स R1 है,
इसको क्या कर इस ये वाला रिसोर्स R1 एलोकेट हो रखा है P1 को। तो मतलब क्या हुआ कि P1 ने इसको होल्ड कर लिया, P1 ने इसको होल्ड कर लिया और फर्दर वेट कर रहा है। P1 वेट कर रहा है किसके लिए, R2 के लिए, रिसोर्स R2 के लिए ये वेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन अराइज होगी, होल्ड एंड वेट कंडीशन अराइज हो गई है, राइट। सो दिस इज व्हाट होल्ड एंड वेट कंडीशन। यस, गोट इट, डन, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या था, नो प्रियम्पशन। ये कहता है कि प्रियम्प्ट नहीं कर सकते किसी प्रोसेस को, चाहे वो फ्रीली मतलब क्या कर रहा है, एग्जीक्यूशन नहीं कर रहा, बस उस प्रोसेस को होल्ड करके बैठा है, फिर भी क्या नहीं कर सकते, प्रियम्प्ट नहीं कर सकते, राइट। तो प्रियम नो प्रियम्पशन क्या कहता है, कैन नॉट प्रियम्प्ट फोर्सफुली। नेक्स्ट इज द सर्कुलर वेट। तो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक क्या रहेगा, सर्कुलर वेट। दीज आर द फोर करेक्टरिस्टिक्स, राइट। सो सर्कुलर वेट में क्या होगा, R1 मान लीजिए ये वाला रिसोर्स है, ये P1 को एलोकेट कर दिया, राइट। तो ये हो रखा है एलोकेट। उसके बाद ये फर्दर क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है किसके लिए, R2 के लिए। R2 एलोकेट हो रखा है किसको, प्रोसेस P2 को, राइट। R2 P2 को एलोकेट हो रखा है। फर्दर P2 क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है R1 को, सॉरी। तो P2 क्या कर रहा है, यहाँ पे R1 को फर्दर रिक्वेस्ट कर रहा है, क्लियर। तो इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सर्कुलर वेट बन गया है, राइट। ये बन गया क्या, सर्कुलर वेट। so this is the fourth characteristics of the deadlock, okay। And all these four characteristics of deadlock happens simultaneously, then definitely there is a deadlock। मतलब ये है कि अगर ये चारों characteristics एक साथ आ गए तो क्या होगा, definitely there will be the deadlock, राइट। तो डेफिनेटली उस केस में क्या होगा, डेडलॉक होगा। और अगर ये चार नहीं होते हैं एक साथ, साइमल्टेनियसली हैपन नहीं होते हैं, राइट। तो उस केस में क्या होगा, अगर ये चारों एक साथ नहीं होते हैं तो क्या होगा, देयर मे बी डेडलॉक और मे नॉट बी डेडलॉक, राइट। so there may be deadlock or may not be deadlock, may or may not, ओके। तो डेडलॉक हो भी सकता है, डेडलॉक नहीं भी हो सकता। चलिए अब मैं क्वेश्चन देखता हूँ इससे रिलेटेड, एक पॉइंट और बता देता हूँ, उसके बाद ये सारे पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। फिर क्या होगा, ऑल दीज फोर कंडीशंस आर नॉट ट्रूली इंडिपेंडेंट, राइट। ये चारों कंडीशन, चारों कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रूली इंडिपेंडेंट नहीं है, बिकॉज बिकॉज ऑफ सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट की वजह से, मींस सर्कुलर वेट इंक्लूड द होल्ड एंड वेट कंडीशन। ये था ना सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये होल्ड कर लिया और यहाँ पे क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। तो यहाँ पे होल्ड एंड वेट कंडीशन बन रही है, राइट। तो इस केस में बन रही है सर्कुलर वेट में होल्ड एंड वेट कंडीशन। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्कुलर वेट कंटेन द होल्ड एंड वेट कंडीशन ऑल्सो, इट मीन्स दीज फोर कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट ट्रूली इंडिपेंडेंट, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है, ओके। तो एक बार कंफर्म कीजिए यहाँ तक ये पॉइंट समझ आ गए, बाकी मैं क्वेश्चंस लेता हूँ, क्या डाउट आ रहा है। ओके, होल्ड एंड वेट को कर दिया मैंने। म्यूचुअल एक्सक्लूजन समझ नहीं आया, फिर से कर लेंगे म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है। दीप्ति सिंह यस, भूमि, सुषमा ऑल्सो क्लियर, ओके। तो काफी कैंडिडेट्स को क्लियर है। चलो जिसको डाउट है फिर से लेते हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन समझ नहीं आया, मतलब रिसोर्स शेयरेबल होने चाहिए या नहीं, ओके लेट मी टेल यू। देखो म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कहता है कि देयर शुड बी वन टू वन रिलेशनशिप। मान लीजिए एक एक क्या है, प्रोसेस है, और एक क्या रहेगा, रिसोर्स रहेगा, राइट। अब इस रिसोर्स को क्या नहीं कर सकता, कोई दूसरा पर्सन शेयर नहीं कर सकता, राइट। इस रिसोर्स को क्या नहीं किया जा सकता, कोई दूसरा पर्सन शेयर नहीं कर सकता। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये कहता है कि देयर विल बी द वन टू वन रिलेशनशिप, एक प्रोसेस एक रिसोर्स, राइट। कोई दूसरा उसको शेयर नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या होगा, नो शेयरिंग, शेयर नहीं कर सकते हैं इस केस में। जैसे फाइल होती है, अब फाइल क्या होती है, शेयरेबल होती है। तो दो रीडर क्या कर सकते हैं, एक फाइल को रीड कर सकते हैं,
राइट। तो ये सेरेबल है, सेरेबल अगर है तो यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई नहीं करेगा, राइट। तो इस केस में एमी सेटिस्फाई नहीं करेगा। एमी नॉट सेटिस्फाई इन दिस केस। ओके, इस केस में एमी सेटिस्फाई नहीं करेगा। गॉट इट? ओके, गुड, फाइन। नाउ ओके, किसी को डाउट है फर्दर? ओके, नो प्रियम्पशन का मतलब होता है कि इसका ये वाला करेक्टरिस्टिक्स ये कहता है कि आप किसी प्रोसेस को किसी रिसोर्स को क्या नहीं कर सकते, प्रियम्प्ट नहीं कर सकते। उस मान लीजिए P1 ने क्या कर लिया, इस रिसोर्स R1 को होल्ड कर लिया, ये R1 है और इसको होल्ड कर लिया। अब P1 कोई काम भी नहीं कर रहा, राइट, P1 एग्जीक्यूशन भी नहीं कर रहा है और इसने इसको होल्ड भी कर लिया। मान लीजिए ये क्या है, प्रिंटर है, P1 को प्रिंटर अभी चाहिए नहीं, फिर भी होल्ड करके बैठ गया, राइट। तो उस टाइम पे इसको चाहिए नहीं था, कोई दूसरा यूटिलाइज कर सकता था ना उस प्रिंटर का, बट इसने होल्ड कर दिया, राइट। तो उस केस में क्या नहीं कर सकते, हम प्रियम्प्ट नहीं कर सकते। तो ये वाला करेक्टरिस्टिक ये कहता है कि हम प्रियम्प्ट नहीं कर सकते, फोर्सफुली उसको छीन नहीं सकते, ठीक है। तो ये होता है नो प्रियम्पशन का केस। ओके, किसको? दीपक दैया, आई थिंक आपको प्रॉब्लम थी इस वाले में। नाउ क्लियर? ओके, फाइन, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके भाई, अगली स्टोरी ये है, एक चीज हमें पता चल गया कि अगर ये फोर करेक्टरिस्टिक्स से एक एक साथ आ गए तो क्या हो जाएगा, डेडलॉक आ जाएगा। और एक साथ नहीं आते हैं तो इट मे बी डेडलॉक और मे नॉट बी डेडलॉक। हो सकता है डेडलॉक होगा या डेडलॉक नहीं भी होगा। तो हमें क्या करना है, डेडलॉक को प्रिवेंट करना है, प्रिवेंशन चाहिए हमें, राइट। प्रिवेंशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ कंडीशंस को करना पड़ेगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर डेडलॉक प्रिवेंशन वी नीड टू डिसेटिस्फाई ऑल द फोर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेडलॉक। डेडलॉक के ये चार करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको डिसेटिस्फाई करना होगा, बिकॉज इनकी वजह से क्या आता है, डेडलॉक आता है। तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक क्या है, दैट इज द म्यूचुअल एक्सक्लूजन। क्या म्यूचुअल एक्सक्लूजन को सेटिस्फाई कर सकते हैं? यस, टेल मी, क्या म्यूचुअल एक्सक्लूजन को डिसेटिस्फाई किया जा सकता है? यस, कैन बी डिसेटिस्फाई द म्यूचुअल एक्सक्लूजन? ओके, लेट्स सी, we cannot dissatisfy the mutual exclusion. Yes, Bhumi, you are right. So we cannot dissatisfy the mutual exclusion always. Always नहीं कर सकते हैं dissatisfy in some cases, but not always. Yes, ठीक है। तो we cannot dissatisfy always because of cerebral and non-cerebral resources। सेरेबल और नॉन सेरेबल रिसोर्सेज की वजह से क्या नहीं कर सकते, हमें हमेशा डिसेटिस्फाई नहीं कर सकते। जैसे कि फाइल क्या है, एक सेरेबल रिसोर्स है, और प्रिंटर क्या है, एक नॉन सेरेबल रिसोर्स है। इसका मतलब फाइल क्या होता है, सेरेबल, दो पर्सन क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं एक फाइल को एक साथ, राइट। तो ये सेरेबल है। तो फाइल के केस में अगर सेरेबल होगा, सेरेबल अगर होगा तो क्या डिसेटिस्फाई कर सकते हैं? यस। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कहता है कि सेरेबल नहीं होना चाहिए, और ये सेरेबल क्या कहता है,
ये सेरेबल रहेगा, मतलब डिसेटिस्फाई किया जा सकता है, राइट। तो एमी को क्या किया जा सकता है, इस केस में डिसेटिस्फाई किया जा सकता है। व्हाट अबाउट द प्रिंटर, प्रिंटर इज नॉन सेरेबल। तो प्रिंटर क्या है, ये एक नॉन सेरेबल रिसोर्स है, तो इसको शेयर नहीं कर सकते। शेयर नहीं कर सकते तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एमी को सेटिस्फाई करता है, तो यहाँ पे हम क्या नहीं कर सकते, डिसेटिस्फाई नहीं कर सकते, कैन नॉट डिसेटिस्फाई एमी, एमी को डिसेटिस्फाई नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ टाइम कर पाएंगे डिसेटिस्फाई और कभी नहीं भी कर पाएंगे, तो श्योर नहीं है, ऑलवेज नहीं कह सकते कि डिसेटिस्फाई कर सकते हैं। ओके, so this is the case of dissatisfaction of mutual exclusion. What about the next case, एक बार ये वाला कंफर्म कर दो, एमी समझ आ गया कैसे डिसेटिस्फाई करेंगे और कैसे डिसेटिस्फाई नहीं होगा, ये दोनों केस पता चल गया। ओके फाइन, तो किसी ने कहा पहली बार समझ आया है, ओके पहली बार समझ आया है, देन गुड, अच्छी बात है, आपको और चीजें भी काफी सारी सीखने को मिलेंगी, ऐसा नहीं है ये पहली बार समझ आया, यू विल गेट लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न। और कोई कैंडिडेट अगर यूजीसी नेट के लिए भी इन फ्यूचर अप्लाई करना चाहता है, दिस कोर्स विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइस, राइट। आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं इस कोर्स में यूजीसी नेट को लेके भी। ओके, प्रिंटर शेयरेबल, दीपक दैया सेइंग दैट ए प्रिंटर शेयरेबल, एक्चुअली मुझे क्वेश्चन प्रॉपर समझ नहीं आया, फिर भी मुझे आइडिया है कि आप ये पूछना चाहते हैं कि शेयरेबल है या नहीं, राइट। तो शेयरेबल ये नहीं होता है बिकॉज सेम टाइम पे दो प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं करेंगी प्रिंटर को, राइट। बट दो रीडर क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं एक फाइल को, तो फाइल क्या है, एक शेयरेबल है, बट प्रिंटर क्या है, नॉन शेयरेबल है। यस, मिस्टर दीपक आपको समझ आ गया। इज इट क्लियर। ओके, लेट मी अनम्यूट। यस, यस, डेफिनेटली आई एम टेलिंग अबाउट दैट कि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो पाएगी, दोनों नहीं हो पाएंगी, बिकॉज जो स्पूलर डायरेक्टरी होगी उसमें स्टोर हो जाती है प्रोसेस, राइट। तो एक टाइम पे एक ही हो पाएगी, इस वजह से कह रहा हूँ कि वो सीरेबल नहीं है। गोट इट। यस, यस, वैसे शेयर कर सकते हैं, बट मतलब आप थोड़ा सा उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि जैसे फाइल का एग्जांपल मैंने दिया था, तो ये जो फाइल है ना, इसको क्या कर सकते हैं, दो रीडर सेम टाइम पे रीड कर सकते हैं, राइट। तो ये है एग्जैक्टली मीनिंग शेयरेबल का। बट प्रिंटर क्या नहीं कर सकता, दो रिक्वेस्ट को एट द सेम टाइम प्रिंट नहीं कर सकता, एक के बाद एक को करेगा, इस टाइप से। ठीक है। यस।
ओके, सो म्यूट कर लेंगे। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट इज द होल्ड एंड वेट कंडीशन। होल्ड एंड वेट कंडीशन में क्या होगा? होल्ड एंड वेट कंडीशन को डिसेटिस्फाई करना है तो हम चाहते हैं कि कोई होल्ड करके ना बैठे, राइट? तो होल्ड करके ना बैठे इसका मतलब क्या हुआ? हमने क्या करा दिया? एलोकेट करा दिया, जितने भी रिसोर्सेज था उनको एलोकेट करा दिया बिफोर द एग्जीक्यूशन। मींस एलोकेट ऑल द रिसोर्सेज बिफोर द एग्जीक्यूशन, मतलब एग्जीक्यूशन होने से पहले ही हमने क्या कर दिया? जितने रिसोर्सेज चाहिए थे या मेरे पास अवेलेबल थे उनको क्या कर दिया? एलोकेट करा दिया। अगर सारे रिसोर्सेज मेरे पास हैं और उनको क्या कर दूं मैं? एलोकेट करा दूं, तो क्या ये रिसोर्स का बेटर यूटिलाइजेशन होगा? मान लीजिए मेरे पास प्रिंटर है, मेरे पास पेन ड्राइव है, टेप ड्राइव है, किसी को प्रिंटर की रिक्वायरमेंट है नहीं, फिर भी किसी प्रोसेस को क्या कर दिया? प्रिंटर एलोकेट करा दिया। तो इज दिस गुड आइडिया? ये एक बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन होगा क्या? नहीं। तो ऐसा कर सकते हैं, इससे डिसेटिस्फाई किया जा सकता है, बट ये क्या नहीं है, इससे रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेटर नहीं होगा, राइट? सो इट इज द लेसर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। यस, डेफिनेटली इट इज द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि कोई होल्ड करके बैठ गया उसको, मतलब एक्चुअल में दे दिया है उसको, एलोकेट कर दिया है, यूज भी नहीं कर पा रहा है उसका, तो बेटर यूटिलाइजेशन नहीं है। नेक्स्ट थिंग, इसका पार्ट बी क्या कहता है? रिलीज ऑल द रिसोर्सेज बिफोर मेकिंग द न्यू रिक्वेस्ट। नई रिक्वेस्ट क्या करना है? मान लीजिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फ्रेश रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। और फ्रेश रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको क्या करना है? जितने रिसोर्सेज को होल्ड कर रखा था उनको रिलीज करना पड़ेगा, राइट? तो रिलीज करना पड़ेगा नई रिक्वेस्ट डालने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ऐसा करेंगे तो स्टारवेशन भी आ सकता है। कैसे? कैसे आ सकता है ऐसा करने से स्टारवेशन? लेट्स सी। मान लीजिए कि किसी प्रोसेस P1 को कितने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है? यहाँ पे 100 रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, राइट? इसको 100 नहीं मिले, कितने रिसोर्स मिले इसको? फर्स्ट टाइम में इसने रिक्वेस्ट की, इसको मिल गए 95। नेक्स्ट टाइम इसने रिक्वेस्ट डाली और इन इन सबको रिलीज किया और फिर क्या किया? रिक्वेस्ट नहीं डाली, राइट? फ्रेश रिक्वेस्ट डाली यहाँ पे। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा? इसको मान लीजिए 98 रिसोर्सेज मिल गए, फिर से क्या करेगा? फ्रेश रिक्वेस्ट डालेगा। फिर इसको क्या मिल गए? फिर इसको मिल गए मान लीजिए 99 रिसोर्स। अभी भी ये एग्जीक्यूशन में नहीं जाएगा, बिकॉज इसको कितने चाहिए? 100 चाहिए। तो फिर से नई रिक्वेस्ट डालेगा एंड सो ऑन। इस टाइप से ये चलता रहेगा जब तक इसको सारे रिसोर्सेज नहीं मिल जाएंगे, ये एग्जीक्यूशन में नहीं जा पाएगा। मीन्स इट में लीड्स टू द लॉन्ग टाइम वेटिंग एंड दैट में लीड टू द स्टारवेशन। तो उससे क्या आ सकता है? स्टारवेशन आ सकता है, राइट? तो इस केस में क्या हो सकता है? देयर में बी द स्टारवेशन। इज इट क्लियर टू ऑल? होल्ड एंड वेट क्या होता है? इज इट क्लियर टू? होल्ड एंड वेट क्या होता है ये तो पहले देखा था हमने। अभी हमने देखा है कि होल्ड एंड वेट को कैसे डिसेटिस्फाई कराना है। डिसेटिस्फाई कैसे कर सकते हैं? डिसेटिस्फाई करा सकते हैं, बट कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी वहां पे। एक तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेटर नहीं होगा, और दूसरा क्या हो सकता है? देयर में बी द स्टारवेशन। ओके, सो ऑलमोस्ट आई थिंक सबको क्लियर है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट इज द नो प्रियम्पशन, राइट? थर्ड वन क्या कहता है? प्रियम्प्ट नहीं कर सकते। तो नो प्रियम्पशन को कैसे डिसेटिस्फाई कराना है? प्रियम्प्ट करके, फोर्सफुली प्रियम्प्ट करेंगे, राइट? तो क्या क्या करेंगे यहाँ पे? फोर्सफुली उसको प्रियम्प्ट करेंगे। फोर्सफुली प्रियम्प्ट करने का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कोई पर्सन है और उसके पास क्या है? कोई ऐसा रिसोर्स है जो यूजफुल रिसोर्स है, कोई पर्सन उसको, दूसरा पर्सन उसको यूज कर सकता है, बट वो लेके बैठा है, बस उसको यूटिलाइज कर नहीं रहा है, एग्जीक्यूशन हो नहीं रहा है वहां पे। तो क्या कर लो? उससे स्नैच कर लो, जबरदस्ती ले लो उससे, राइट? तो नो प्रियम्पशन यही कहता है कि फोर्सफुली उससे क्या कर लो? रिसोर्स को प्रियम्प्ट कर लो। क्लियर? तो ये होगा नो प्रियम्पशन। बट प्रियम्प्ट करने के पीछे क्या होगी? कुछ कंडीशंस होंगी।
आप ऐसे प्रियम्प्ट नहीं कर सकते। अगर एग्जीक्यूशन में है तो आपको वेट करना पड़ेगा, आप प्रियम्प्ट नहीं कर सकते, राइट। एग्जीक्यूशन में नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको प्रियम्प्ट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट नो प्रियम्पशन। तो ऐसे करके क्या किया जा सकता है, डिसैटिस्फाई किया जा सकता है नो प्रियम्पशन वाले केस को। नेक्स्ट इज द सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट के केस में क्या होगा, कैसे डिसैटिस्फाई करेंगे। तो सर्कुलर वेट क्या को डिसैटिस्फाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, असाइन द यूनिक रिसोर्स आईडी। एक यूनिक रिसोर्स आईडी को असाइन करेंगे, किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे। मान लीजिए कि इसने रिक्वेस्ट की है P1 ने, किसके लिए, R12 रिसोर्स के लिए, राइट। तो नेक्स्ट टाइम P1 क्या कर सकता है, R15 के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, मतलब इससे बड़े नंबर के लिए क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है, बट उससे छोटे नंबर के लिए क्या नहीं कर सकता, रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। जैसे कि P1 क्या कर रहा है, R7 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, ये वैलिड रिक्वेस्ट नहीं है। इसका मतलब हुआ कि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। जैसे P1 R12 को होल्ड रिक्वेस्ट कर रहा है, फर्दर क्या कर रहा है R15 को, तो ये वापस R7 की तरफ मूव नहीं कर सकता, राइट। इसका मतलब एक छोटे नंबर पे, स्मॉल नंबर पे आप वापस नहीं जा सकते। वापस नहीं जाएंगे तो क्या नहीं बनेगा, सर्कुलर वेट नहीं बनेगा, राइट। तो सर्कुलर वेट के लिए को डिसैटिस्फाई करने के लिए क्या सॉल्यूशन रहेगा, असाइन द यूनिक रिसोर्स आईडी, राइट, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। और ये क्वेश्चन पूछा गया है एज ए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन भी, राइट। तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ढंग से सीखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट एक बार समझ आ गया, क्वेश्चन को ट्विस्ट भी कर दिया तो आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो फटाफट कंफर्म कीजिए, यहाँ तक सबको क्लियर है। ओके, समझ आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है। Now let's see the next concept. So next concept is what deadlock avoidance. डेडलॉक अवॉइडेंस, इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। कई बार न्यूमेरिकल पूछा जाता है, गेट में भी पूछते हैं, नेट में भी पूछ लिया जाता है, और यहाँ पे भी एडवांस लेवल पे अगर पूछेगा तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। बेसिक टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है, डेडलॉक अवॉइडेंस, इसको क्या बोलते हैं, क्या एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं, यहाँ पे बैंकर्स एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं। किसने दिया था बैंकर्स एल्गोरिदम, ये भी पूछा जा सकता है बेसिक लेवल पे, डिजेक्स्ट्रा ने, राइट। डिजेक्स्ट्रा ने इसको क्या किया था, इन्वेंट किया था। एंड नेक्स्ट थिंग, एक क्वेश्चन मिलेगा इसमें न्यूमेरिकल टाइप का, क्या क्वेश्चन मिलेगा, मैक्सिमम नीड दे रखी मिलेगी, ये मैक्सिमम नीड है। करंट एलोकेशन बता रखा मिलेगा, एंड करंट अवेलेबल रिसोर्सेज, ये वाले ये मिलेंगे हमें, और हमें निकालनी पड़ेगी रिमेनिंग नीड, राइट। तो लेट्स अंडरस्टैंड, ये ए टाइप के रिसोर्सेज हैं, ये बी टाइप के रिसोर्सेज हैं, ये सी टाइप के रिसोर्सेज हैं। तो प्रोसेस पी नोट के पास ए टाइप के 7 रिसोर्सेज हैं, बी टाइप के 5 रिसोर्सेज, और सी टाइप के कितने रिसोर्सेज हैं, 3। ऐसे ही P1 के पास ए टाइप के 3 रिसोर्सेज हैं, बी टाइप के 2 रिसोर्सेज हैं, और सी टाइप के 2 रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट ऐसे ही P2 के पास ए टाइप के 9 रिसोर्सेज, बी टाइप के 0 रिसोर्सेज, एंड सी टाइप के 2 रिसोर्सेज है। और फिर क्या कर रखा है, करंट एलोकेशन कर रखा है। ए टाइप के रिसोर्सेज पी नोट के पास कितने हैं, 0। बी टाइप के रिसोर्सेज कितने हैं, 1। सी टाइप के रिसोर्सेज कितने हैं, 0, राइट। ये हो गया। फिर करंट अवेलेबल, मेरे पास अवेलेबल कितने हैं, ए टाइप के 3, बी टाइप के 3, और सी टाइप के 2 रिसोर्स, ये वाले रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल है करंटली। तो अब क्या कर सकते हैं, अब हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी रिमेनिंग नीड, राइट। रिमेनिंग नीड क्या होती है, दैट इज द मैक्सिमम
नीड माइनस द करंट एलोकेशन, इसमें से ये माइनस कर देंगे, मैक्सिमम में से करंट एलोकेशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब मैक्सिमम में से करंट एलोकेशन को माइनस करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, देखते हैं। ये पी पी नोट है, पी नोट पे ए टाइप का कितना है 7, और यहाँ पे एलोकेट कितने हो रखे हैं 0, तो 7 माइनस 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 7। नेक्स्ट बी टाइप के कितने हैं 5, और बी टाइप के यहाँ पे कितने हैं 1, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4। नेक्स्ट सी टाइप के कितने हैं 3, और यहाँ पे सी टाइप के कितने हैं 0, तो 3 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। तो ये आ गया पी नोट के लिए। नेक्स्ट P1 के लिए कितने होंगे, ये 3 और यहाँ पे 2, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे 2 और ये वाला 0, 2 माइनस 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। नेक्स्ट ये वाला 2 और ये वाला 0, 2 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट P2 टाइप का हो गया, नहीं P2 टाइप का देखना है, 9, 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6, तो 6 हो जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये वाला होगा हमारा, दैट इज 0, 0 माइनस 0, दैट इज 0, तो यहाँ पे 0। नेक्स्ट 2 माइनस 2, दैट इज 0, ठीक है, 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट ये 2, ये 2, 2 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। नेक्स्ट ये 2, ये 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट 2 एंड हियर इट इज 1, 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। नेक्स्ट 4, 4 माइनस 0 4, ये 4 आ जाएगा। नेक्स्ट 3, 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 करेंगे तो 3 माइनस 0 सॉरी, 3 माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा 3। एंड नेक्स्ट 3, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा 1, राइट। तो ये आ जाएगा 1। फाइनली पता चल गया कैसे रिमेनिंग नीड को फाइंड आउट करेंगे, एक बार कंफर्म कीजिए यहाँ तक सबको क्लियर है। यस, बाकी भी कंफर्म कीजिए फटाफट। ओके ठीक है। ओके फाइन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा, ये पी नोट है, ये P1, ये P2, ये P3 एंड ये वाला P4 हो जाएगा, राइट। अब अपने को क्या देखना है, अपने को ये देखना है कि इसमें से करंट अवेलेबल रिसोर्सेज की हेल्प से क्या हम रिमेनिंग नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं, कैन बी सेटिस्फाई द रिमेनिंग नीड विद द हेल्प ऑफ करंट अवेलेबल रिसोर्सेज। करंट मेरे पास ये वाले अवेलेबल हैं, ए टाइप के 3, बी टाइप के 3 और सी टाइप के 2। क्या इनमें से किसी को सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेट्स सी। इसको सेटिस्फाई किया जा सकता है क्या, ये 1, तो मेरे पास 3 है, दिया जा सकता है। ओके, डोंट वरी, रिकॉर्डिंग से कर लेना, डोंट वरी। ये 3, 3 मेरे पास अवेलेबल है, इसको कितने चाहिए 1, मिल जाएगा। इसके पास बी टाइप के 3 है, इसको कितने चाहिए 2, मिल जाएगा ये भी। इसको सी टाइप के इसके पास कितने हैं 2, इसको कितने चाहिए 2, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब P1 को क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। दूसरा देखना यहाँ पे, इसको भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। 0, 3 है मेरे पास, 0 वाले को सेटिस्फाई कर लेंगे। फिर ये बी टाइप के 3 है मेरे पास और इसको 1 चाहिए, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। सी टाइप के 2 है मेरे पास, इसको 1 चाहिए, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हम P1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं सीक्वेंस को,
और P3 से भी सीक्वेंस को स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब P1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं इस सीक्वेंस को और P3 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इनमें से किसी को भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं, नॉट ए प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सीक्वेंस आएगी, एग्जीक्यूशन सीक्वेंस आएगी, देयर कैन बी द मल्टीपल एग्जीक्यूशन सीक्वेंसेस, राइट। तो ऐसी ऐसी क्या हो सकती है, देयर कैन बी द मल्टीपल एग्जीक्यूशन सीक्वेंसेस, राइट। अगर अगर हम क्या कर पाए, इस रिमेनिंग नीड को सेटिस्फाई कर पाए करंट अवेलेबल रिसोर्सेज से, तो क्या हो जाएगा, देयर बिकम ए सीक्वेंस विच इज नोन एज सेफ सीक्वेंस, राइट, एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड सेफ स्टेट। तो इसके बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करा रहे हैं, मान लीजिए P1 को, हमने क्या किया, P1 को एग्जीक्यूट कराना है, तो P1 को सेटिस्फाई करा देते हैं, ये P2 है, ये P3 है और ये P4 है। तो हमने P1 को सेटिस्फाई करा दिया। जैसे ही P1 को सेटिस्फाई करा, तो यहाँ पे ये क्या है, P0, ये P1, ये P2, ये P3 एंड ये P4। इनमें से P1 वाले जितने रिसोर्सेज होंगे ये यहाँ पे ऐड कर दिए जाएंगे, राइट। इनको क्या कर दिया जाएगा, बिकॉज रिलीज करेगा ना, रिलीज करेंगे तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 2 0 0, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 2। अभी मेरे पास करंटली ये वाले रिसोर्सेज अवेलेबल है, राइट। तो अब किसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, 5 3 2, 5 3 2 में हम इसको भी सेटिस्फाई कर सकते हैं, ये 4 चाहिए, इसको 3, इसको 1 कर सकते हैं, इसको P4 को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ऑल्सो किसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, P3 को भी कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि मल्टीपल सेफ सीक्वेंसेस पॉसिबल हो सकती है। मान लीजिए इनमें से हमने क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया P3 को, अब P3 को सेटिस्फाई कर देंगे, P3 को सेटिस्फाई करेंगे तो P3 के जो रिसोर्सेज हैं वो रिलीज हो जाएंगे और वो इसमें ऐड हो जाएंगे। अब कितने हो गए, 2 1 1, तो फाइनली क्या कह सकते हैं, ये हो जाएंगे 7 4 एंड 3, 7 4 3 हो जाएगा। ओके, मैं यहाँ पे बना देता हूँ सीक्वेंस, P1 देन P3। ओके, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि इनमें से किसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, अब नेक्स्ट हम सेटिस्फाई कर सकते हैं P2 को, कर सकते हैं क्या, 7, ये 4 है, 0 चाहिए, ये 3 है, 0 चाहिए, कर सकते हैं। तो P2 को भी सेटिस्फाई किया जा सकता है, P4 को भी किया जा सकता है। मान लीजिए P4 को कर दिया हम, P3 के बाद हमने क्या किया, P4 को सेटिस्फाई कर दिया। P4 को सेटिस्फाई करेंगे तो इसके रिसोर्सेज ऐड हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 एंड 2, फाइनली इट बिकम्स 7 4 एंड 5। ओके, अब किसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, अब P2 को भी कर सकते हैं, P0 को भी कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं। मान लीजिए P2 को कर दिया हमने, तो इसके बाद हमने क्या कर दिया, P2 को सेटिस्फाई कर दिया, P2 को सेटिस्फाई करेंगे, राइट। तो ये P2 को सेटिस्फाई हमने कर दिया। अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, ऐड कर देंगे P2 वाले रिसोर्सेज, तो P2 के ये वाले रिसोर्सेज हैं, इनको ऐड कर देंगे तो कितना, 3 0 एंड 2, इसको ऐड कर देंगे, 3 0 2, तो मेरे पास कितना आ गया, 10, ये 4, ये 7। अब अवेलेबल कितने हैं, 10 4 एंड 7। अब किसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, P0 को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद किसको कर दिया हमने, P0 को सेटिस्फाई कर दिया। अब P0 को सेटिस्फाई करेंगे तो P0 वाले रिलीज हो जाएंगे और वो ऐड कर दिए जाएंगे। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 1 एंड 0, फाइनली क्या हो जाएगा, 10 5 एंड 7। ओके, तो फाइनली करंटली अवेलेबल अब मेरे पास कितने हो गए, 10 5 एंड 7, ये वाले अभी करंटली अवेलेबल रहेंगे। एंड हमने क्या कर दिया, रिमेनिंग नीड को सेटिस्फाई करा दिया। रिमेनिंग नीड को हम सेटिस्फाई अगर करा सकते हैं करंट अवेलेबल रिसोर्सेज की हेल्प से, तो क्या कहेंगे, देयर बिकम ए सेफ सीक्वेंस। तो ये वाली क्या बन गई, एक सेफ सीक्वेंस बन गई। ये जो ऑर्डर है ये क्या है, दैट इज द सेफ सीक्वेंस, राइट। तो यहाँ पे बन जाएगी सेफ सीक्वेंस। तो कंफर्म कीजिए, यहाँ तक सबको क्लियर है।
ओके, 3 पार्टिसिपेंट्स ने रेज किया है हैंड। क्या कुछ कहना चाहते हैं? यस, डेफिनेटली सीक्वेंस अलग अलग भी हो सकती हैं, ऑफ कोर्स हो सकती हैं। मैंने पहले ही बता दिया था कि मल्टीपल सीक्वेंस बन सकती हैं, देयर कैन बी द मल्टीपल सीक्वेंसेस। ठीक है, क्लियर है? ओके, क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है? क्वेश्चन में पूछ सकता है, अगर बहुत सिंपल पूछे तो पूछेगा रिमेनिंग नीड क्या होगी, P1 की रिमेनिंग नीड क्या होगी, P3 की रिमेनिंग नीड क्या होगी। ये काफी बेसिक टाइप का हो गया। उसके बाद पूछेगा ऐसे ऐसे मल्टीपल सेफ सीक्वेंसेस बन सकती हैं, तो हो सकता है पूछ ले टेल मी द नंबर ऑफ सेफ सीक्वेंसेस, नंबर ऑफ सेफ सीक्वेंसेस, ऐसा भी पूछ सकता है। उसके बाद खुद से दे देगा 4 सेफ सीक्वेंस, लाइक ये S1, ये S2, ये S3 एंड S4। इनमें से कौन सी सेफ सीक्वेंस क्या है, वैलिड है, आपको चेक करनी पड़ेगी कि कौन से के अकॉर्डिंग हम रिमेनिंग नीड को क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ये चेक करना पड़ेगा अपने को। और क्या पूछ सकता है कि इस ऑर्डर में हमने क्या किया, इसको सेटिस्फाई कराया है, इस ऑर्डर में सेटिस्फाई कराया है, तो लास्ट में हमारे पास करंट एलोकेटेड रिसोर्सेज कितने मिल जाएंगे, करंट एलोकेशन वाले या करंट अवेलेबल रिसोर्सेज कितने होंगे। तो अभी करंट अवेलेबल ये वाले रिसोर्सेज रहेंगे, राइट। तो इस टाइप से क्या किए जा सकते हैं, क्वेश्चन से किए जा सकते हैं। बाकी आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और फर्दर हमें क्वेश्चंस भी सोल्व करने हैं, उसके लिए अलग से सेशन रख लेंगे। आप लोग जितने पॉसिबल हो सकते हैं, जो मैंने प्रोवाइड की थी पीडीएफ, उसमें से जितने पॉसिबल हो सकते हैं वो क्वेश्चन सोल्व कीजिए। उसमें एक आधा क्वेश्चन हाई कॉम्प्लेक्सिटी का भी मिल सकता है, हो सकता है हमें छोड़ना पड़ जाए वो वाला क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का कॉम्प्लेक्सिटी का अगर क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली एग्जाम में भी छोड़ना पड़ जाएगा। क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप क्योंकि गेट के कैंडिडेट्स होते हैं वो साल साल तैयारी भी करते हैं, राइट। तो वो जो हाई लेवल का क्वेश्चन होता है वहां तक वो कैंडिडेट जा पाते हैं, बट एवरेज लेवल तक हम डेफिनेटली जा पाएंगे, एवरेज लेवल में हमें दिक्कत नहीं आएगी। और मैक्सिमम क्वेश्चन एवरेज लेवल के ही पूछे जाते हैं, टफ लेवल के कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एवरेज लेवल के ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सेफ सीक्वेंस का कैसे पता करेंगे? देखो ये रिमेनिंग नीड है, अब हमने सेटिस्फाई कर दिया ना इसको, इस रिमेनिंग नीड को हमने सेटिस्फाई कर दिया, किस ऑर्डर में सेटिस्फाई कर दिया, इस ऑर्डर में सेटिस्फाई कर दिया, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक सेफ सीक्वेंस है, राइट। जिस ऑर्डर में हम सेटिस्फाई करेंगे वो क्या बन जाएगी, एक सेफ सीक्वेंस बन जाएगी, राइट। सो वी कैन से वी आर इन द सेफ स्टेट, सेफ स्टेट में है। और सेफ स्टेट में अगर हो गए तो क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। अगर अनसेफ स्टेट होगी देर दैट मे लीड टू द डेडलॉक। बट ये सारे पॉइंट्स मैं लिखवाने वाला हूँ, डोंट वरी। आ गया समझ? किसने पूछा था? अंजू ने पूछा था आई थिंक ये वाला क्वेश्चन, कि सेफ सीक्वेंस का कैसे पता करेंगे, है ना। तो रिमेनिंग नीड को अगर आप करंट अवेलेबल से सेटिस्फाई कर सकते हैं तो ऑब्वियसली हाउ मैनी कैसा पता करेंगे, ट्राई करना पड़ेगा क्या सबको? यस, डेफिनेटली ट्राई करना पड़ेगा, बट बहुत ज्यादा नहीं होंगी, ऐसे ही 4 आ सकती हैं, 5 आ सकती हैं, ऐसे ही मैनुअल भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, राइट। तो मैनुअली आप निकाल पाएंगे, बस डिफरेंट डिफरेंट सेफ सीक्वेंसेस, एक ही सेफ सीक्वेंस निकालना होगा ना। हाँ, अगर ये पूछता है कि अ, यहाँ पे ये सेफ स्टेट में है या अनसेफ स्टेट में है, फिर आप एक ही सेफ स्टेट निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। और फर्दर आइडिया आपको लग जाएगा, जब मैं क्वेश्चन भेजूंगा ना उनको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, बट आप जैसे ही क्या करेंगे, पीडीएफ वगैरह से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपको पता लगने लग जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, राइट। तो वहां से आइडिया मिल जाएगा आपको।